डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट आपका नो द लॉ चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 33 के सेक्शन 436 और 436 ए पर चर्चा करेंगे। वैसे इस चैप्टर में 436 से 450 तक सेक्शन आते हैं, किंतु इससे पहले कि हम सेक्शन पर चर्चा करें, आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑफेंसेस जो है उनमें बेल कैसे और कितने प्रकार की होती है। पहली तो बात यह है कि ऑफेंसेस की दो काइंड दी गई हैं और बेल जो है नो वेयर इज डिफाइंड इन द एक्ट। किंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ऑफेंस को इन्होंने कह दिया कि दो तरह का होता है, बेलेबल और नॉन बेलेबल। अब जो ऑफेंस बेलेबल हैं उन ऑफेंसेस पर सेक्शन 436 लागू होता है और जो नॉन बेलेबल है उनके ऊपर 437 लागू होता है। और कुछ सेक्शंस जो है जिनके अंदर एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम जा सकते हैं, वो एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन है 438। एक सेक्शन ऐसा है जो 439 है, जिसमें स्पेशल पावर है ऑनरेबल हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को रिगार्डिंग बेल। तो इसलिए हम इन चारों सेक्शंस को क्रम से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम केवल 436 और 436 ए पर चर्चा करेंगे। ये क्या है, जमानत लेने के लिए क्या चीज़ की जाती है, क्या भरा जाता है। एक बॉन्ड है, बेल बॉन्ड, जिसके हम जानते हैं वो बेल बॉन्ड जो है श्योरिटी से भी मांगा जा सकता है, पर्सनल म्यूचुअल का भी मांगा जा सकता है और श्योरिटी से भी, विद श्योरिटी भी बेल बॉन्ड मांगा जा सकता है। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज ए प्रोमिस by accused and surety and both are liable for that। surety जो है क्या है? surety is a guarantor to produce the persons and in failure liable to pay the amount of surety। तो ये क्या है? आम जो है कानून ये है कि बेल इज ए रूल और जेल इज एक्सेप्शन, कि बेल जो है प्राय दी जानी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन जो है जेल जो है दी जा सकती है। तो अब इसके ऊपर हम इससे पहले कि और चर्चा करें, मैं सेक्शन 436 की ओर आना चाहूँगा। सेक्शन 436 को आई वुड लाइक टू रीड आउट, काइंडली हैव ए लुक अपॉन दैट। When any person other than a person accused of non-bailable offense, ये भी लिखा जा सकता था कि बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज्ड, इन्होंने कह दिया अदर देन नॉन बेलेबल, मीनिंग देयर बाई बेलेबल। तो when any person other than a accused of non-bailable offense is arrested, जब किसी उस आदमी को पकड़ा जाता है जिसने नॉन बेलेबल से दूसरा अपराध किया है और डिटेन्ड विदाउट वारंट, जिसको बिना वारंट के पकड़ा गया है, निरुद्ध किया गया है, बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और एपियर्स के माने है क्षम पेश होता है अदालत के अंदर, सरेंडर जिसको बोलते हैं, और एपियर्स और इज ब्रोट बिफोर द कोर्ट, या पुलिस के द्वारा वो लिया जाता है अरेस्ट करके, एंड इज prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such a court to give bail, such person shall be released on bail। यहाँ पर shall शब्द के ऊपर जोर दिया गया है कि जब उस आदमी को किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना वारंट के अरेस्ट करके नॉन बेलेबल ऑफेंस से दूसरे जुर्म में अरेस्ट किया जाता है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या वो शो में अपियर होता है, तो मजिस्ट्रेट उसकी
जमानत देगा, और वो पुलिस ऑफिसर भी उसकी जमानत दे सकता है। यहाँ पर शब्द शैल का प्रयोग किया गया है सब सेक्शन 1 के अंदर, लेकिन इसका प्रोवाइडेड देखिएगा क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर आर कोर्ट एज इफ ही और इट थिंक्स फिट मे एंड शैल इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट। मे के माने भी शैल ही है। मे इज यूज्ड ओनली टू ऑनर द चेयर। अगर ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर की डिक्शनरी में आप मे का अर्थ देखोगे तो वहाँ पर भी शैल है। जैसे एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करने के लिए कहा गया और प्रिंसिपल ने उसके ऊपर लिख दिया मे बी एडमिटेड, तो इसके माने ये नहीं है कि एडमिट करने वाला मास्टर की मर्जी है कि वो चाहो तो दाखिल कर ले, चाहो तो ना कर ले। मे के माने है ही शुड बी एडमिटेड, उसको दाखिल किया जाए। ये पोलाइट तरीके से ऑर्डर है। तो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर आर कोर्ट एज इफ और इट थिंक्स फिट मे एंड शैल इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट। इंडिजेंट के माने होता है आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, यानी 250 रुपये पहले था ये शब्द कि जिसके पास 250 रुपये की जायदाद नहीं है, अब ये 1000 रुपया हो चुका है। तो कहता है, और इसकी डेफिनेशन और इसका सारा का सारा प्रोसीजर कि इंडिजेंट पर्सन किसे कहते हैं और कौन होता है, ये ऑर्डर 33 CPC के अंदर दिया गया है कि कैसे उसको इंडिजेंट डिक्लेयर करना है, कैसे कलेक्टर से रिपोर्ट मंगानी है, कैसे फिर कोर्ट ने ऑर्डर पास करना है। तो ये ऑर्डर 33 CPC के अंदर जो है दिया गया है। तो वो इंडिजेंट पर्सन की बाबत इन्होंने कहा कि यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ये समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूतियों रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित कर देगा, यानी डिस्चार्ज कर देगा। अब इस सारी की स्थिति क्या है कि यदि एक आदमी विद श्योरिटी जमानत मांग ली तो दे दी तो ठीक है, नहीं दे दी तो उस आदमी को कहा जाएगा कि भैया आप जमानत दीजिए, और वो आदमी जो है जमानत देने के बजाय जो ये प्रोविजंस हैं श्योरिटीज़ के रूप में वो नहीं दे पाया, श्योरिटी नहीं दे पा रहा, पर्सनल बॉन्ड दे रहा है, तो फिर क्या होगा? उस सारे को उस बॉन्ड जो विदाउट श्योरिटीज जो दिया उसके माने है कि वो अगली तारीख पर पेश हो जाएगा। और विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी इसीलिए लिया जाता है बॉन्ड, वचन पत्र, कि मैं फला तारीख को या ऑनरेबल कोर्ट जो तारीख देगी उन तारीख पर हाजिर हो जाऊंगा और ना हाजिर होने की सूरत में इतने रुपये जुर्माना दूंगा। यानी ये बॉन्ड में दी गई रकम जो है ये फॉरफिट हो जाएगी सरकार के उसमें। तो जब ये स्थिति आती है कि बॉन्ड दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोर्ट विल पास द ऑर्डर ऑफ बेल। कोर्ट जमानत का ऑर्डर तो पास कर देगी, लेकिन उसने कंप्लाई नहीं किया, विद श्योरिटी नहीं दिया, केवल मतलब बेल बॉन्ड दे दिया, अपना दे दिया, मुचलका दे दिया। तो मीनिंग देयर बाय क्या हुआ कि ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया कि ही मे बी रिलीज ऑन बेल ऑन फर्निशिंग सच एंड सच बेल बॉन्ड विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी। विदाउट श्योरिटी दे दिया, अब विदाउट श्योरिटी का दे दिया उसने, बेल बॉन्ड दे दिया, तो बेल बॉन्ड के ऊपर जो है ना ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? वेयर ए पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल विद इन ए वीक ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, यानी जिस दिन वो पकड़ा गया था उस दिन के 1 सप्ताह के अंदर यदि वो बेल बॉन्ड देने में असमर्थ है, जो ऑर्डर कहा गया है, जितने रुपए का कहा गया है, श्योरिटी मांगी गई है, वो देने में असमर्थ है, तो क्या होगा? इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द ऑफिसर और द कोर्ट टू प्रज्यूम दैट ही इज एन इंडिजेंट पर्सन। तो अदालत के सामने ये पर्याप्त कारण होगा ये जानना या ये मान लेना कि ये निर्धन व्यक्ति है और इसके पास जो है
इस तरह का कोई वो नहीं है। तो इसके तहत जो है दूसरा आगे प्रोवाइडेड फिर दिया है, इसके अंदर क्या कहा है, फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 116 और सेक्शन 446A। अब यहाँ पर दो सेक्शन आए, 116(3) हमने पढ़ा है। 116(3) क्या है, जब 751 की प्रोसीडिंग्स की जाती हैं शांति कायम रखने के लिए, तो जब आईओ की गवाही होगी, आईओ ने पेश होकर के कह दिया कि जी वहाँ पर खतरा है, तो कोर्ट क्या कहती है, 116(3) का फार्म भर के दे भाई कि मैं इतने तक मुकदमा चलेगा, पूरी शांति अशांति बनाए रखूँगा और सदाचार का जीवन जीऊँगा। यह है 116(3). तो उस समय उसको आदेश दिया जा सकता है कि वो इतने समय तक सदाचारी रहेगा। बॉन्ड विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी बॉन्ड जो है 116(3) में उससे लिया जा सकता है। और 446 क्या है कि बॉन्ड को या बेल बॉन्ड को शर्तों को ना मानने पर या गैर हाजिर हो जाने पर कोर्ट में कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये 446 है। तो यहाँ पर यह कहता है कि जो 446 में कैंसिल होगी ना बेल, तो 436 में चाहिए या में भी बात कही गई है, 446 पर 116(3) पर यह बात लागू नहीं होगी। मेरा ख्याल तो बहुत क्लियर तरीके से मैंने इस बात को क्लियर किया है। फिर भी यदि किसी को कोई बात ना समझ में आए तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1। चाहे सब सेक्शन 1 में कुछ भी बात कही गई है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन के माने है चाहे कुछ भी कहा है इन सब सेक्शन 1 सेक्शन 1 में, तो उसको भूल जाओ कि उसमें क्या कहा है। क्या कहता है, वेयर ए पर्सन हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बेल बॉन्ड। जहाँ एक आदमी बेल बॉन्ड की कंडीशंस को पूरी करने में या उसकी अनुपालना करने में असफल रहता है, वह न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर यानी बाद के मौके पर न्यायालय के सामने हाजिर होता है या उसे कस्टडी में लिया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है। यानी बेल बॉन्ड की शर्त पूरी नहीं की या मतलब बेल बॉन्ड को उसने गैर हाजिर होकर के तोड़ दिया शर्तों को, तो फिर दोबारा से जो है ना ये नहीं कह सकता कि ऑफेंस बेलेबल और मुझे बेल दी जाए। नो, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट व्हेन ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट और इज ब्रॉट इन कस्टडी and any such refusal shall be without prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof under section 446। तो 446 की कार्रवाई में उसके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है और जितने रुपए की श्योरिटी, मान लिया 2000 रुपये की जमानत का ऑर्डर कर रखा था, 10,000 रुपया कर रखा था, तो वो 10,000 या 10,000 से कम जितना भी अमाउंट कोर्ट चाहे उतना सरकार के खाते में जमा करवा सकती है। इसका अर्थ ये है। अब आगे जो है मैं आपको एक वो बताना चाहूँगा कि स्टेट अमेंडमेंट हुई है, इसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधन किया है कि जहाँ पर ये प्रोवाइडेड था हमारा 436 में डिस्चार्ज शब्द आया था, वहाँ पर जो है उन्होंने शब्द रिलीज़ जोड़ दिया है डिस्चार्ज की बजाय। उत्तर प्रदेश सरकार की अमेंडमेंट है, स्टेट अमेंडमेंट। अब मैं आपको इसके ऊपर केस लॉ बताना चाहूँगा। और केस लॉ क्या है, 436 के ऊपर रसिक लाल वर्सेस किशोर का एक केस है, 2009-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 825 सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर क्या कहा है कि बेल इन बेलेबल ऑफेंस, बेल कैन बी ग्रांटेड विदाउट नोटिस टू कंप्लेनेंट। यानी शिकायतकर्ता को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब सच एंड सच पर्सन हैज़ कम फॉर बेल। आप कहिए क्या कहना चाहते हो, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। SHO या कोर्ट कैन ग्रांट द बेल। अब दूसरा 436 में, इसमें एक और बात अब मैं आपको अथॉरिटी बताना चाहूँगा कि दूसरी अथॉरिटी ये रसिक लाल वाली ही के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या हुआ है। इसके अंदर एक ये बात भी हेल्ड की गई है
कि ए पर्सोना accused of a bailable offence is entitled to be released on bail pending his trial, यानी मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान ट्रायल में वो बेल का हकदार है, बट ही forfeits his right to be released on bail if his conduct subsequent to his release is found to be prejudicial to a fair trial. Forfeiture can be made effective by involving the inherent powers of the High Court अंडर सेक्शन 482 CRPC, यानी उसका कंडक्ट अगर ठीक नहीं है और बाद में वो कुछ करता है या गैर हाजिर हो जाता है तो फिर वो उन बातों के लिए ये नहीं कह सकता कि ये तो जी बेलेबल ऑफेंस और इसमें बेल दी जानी चाहिए। नो, बेलेबल ऑफेंस है फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रायल के अंदर उसको मिल गई, लेकिन जो वो गैर हाजिर हो गया, गैर हाजिर होने पर वो बेल बॉन्ड की शर्त तोड़ दी, तो शर्त तोड़ने के ऊपर जो है ही इज़ नॉट एंटाइटल फॉर दैट कंसेशन। अब इसके ऊपर एक अथॉरिटी 2011-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 683 हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। इसमें 436, 437, 6 और 436A तीनों सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया है और क्या कहा गया है कि बेल इन बेलेबल ऑफेंस सब्सिक्वेंट बेल व्हेन एक्यूज्ड जंप्स बेल, जब एक्यूट बेल जंप कर जाता है तो उसके क्या कहता है कि लॉ गवर्निंग ग्रांट ऑफ ए बेल समराइज्ड विच, कैसे एवरी एक्यूज ऑफ एन बेलेबल ऑफेंस हैज़ लीगल राइट टू बी एनलार्ज्ड ऑन बेल एंड इफ ही फेल्स टू फर्निश द बेल विद इन ए वीक इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड। जो हमने पहले बताया था ये बात उन्होंने कही, और उसके बाद आगे क्या कहते हैं कि नो एक्यूज ऑर्डिनरी शैल बी डिटेन्ड फॉर द period more than one half a period of the maximum sentence provided for the offence for which accused is facing trial unless court directs otherwise for the sufficient reasons। अब ये जो वन हाफ की बात जो आई ना, आप कहेंगे कि अब तक जो हमने पढ़ा इसमें तो वन हाफ कहीं नहीं आया। ये 436A के अंदर कहा गया है कि एक आदमी को कितने दिन तक कस्टडी में रखा जा सकता है। जैसे एक आदमी ने चोरी कर ली और चोरी की सज़ा कितनी है, 3 साल। जब 3 साल की सज़ा है तो उसको जो हम मैजिस्ट्रेट रिमांड देते हैं, मैजिस्ट्रेट जुडिशल कस्टडी है, उसके अंदर क्या है कि वो 14-14 दिन की, 15-15 दिन की जो दी जाती है, 15 दिन की, उसको 1.5 साल से ऊपर नहीं ले जा सकते वो। और 1.5 साल के होने की सूरत में क्या होगा कि उसको बेल देनी पड़ेगी। ये बात इस 436A में, ये नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है 2005 के अंदर, इसके अंदर ये बात कही गई है। लेकिन यदि पीपी इस बात को अपोज करता है और वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि जी इसकी बेल जो है ना न्याय हित में नहीं होगी और इससे बाहर जाने से ऐसा हो सकता है, तो उसमें क्या होगा कि कोर्ट कैन एक्सटेंड दैट पीरियड आल्सो। 1.5 साल से आगे भी कोर्ट जा सकती है, लेकिन आगे फिर यही शर्त है कि वो 3 साल से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि जिस ऑफेंस में जितनी सज़ा है ना। तो अब इसके अंदर, इस अथॉरिटी के अंदर, ये अथॉरिटी जो है 436, 436A और 437 तीनों सेक्शंस को इसने बहुत अच्छे से डील किया है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है। भूपेंद्र सिंह छाबड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था 2011-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 683। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि चौथी बात क्या कही गई कि इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट इफ एक्यूज्ड इन जुडिशियल कस्टडी एंड ट्रायल ऑफ एन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस is not concluded within a period of 60 days from the first day for taking evidence in the case, he shall be released on bail to the satisfaction of the magistrate। अब 437 जब हम पढ़ेंगे तो 437 का 6 देखिएगा। 437 का 6 क्या कहता है कि यदि एक केस में गवाही जो ही मतलब चार्ज लग गया, चार्ज लगने के बाद गवाही पर लग गया, तो गवाही पर लगने के बाद वो 60 दिन के अंदर गवाही कंक्लूड नहीं हुई, तो 60 दिन के बाद क्या करना है। अब मैं उस सेक्शन को पढ़ रहा हूँ, काइंडली हैव ए लुक अपॉन दैट। इफ़ इन एनी केस ट्राइबल बाय ए मैजिस्ट्रेट, मुकदमा मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, द ट्रायल ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट कंक्लूडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द फर्स्ट डेट fixed for taking evidence in the case,
जो पहली डेट जो है गवाही के लिए लगाई गई उसके अंदर अगर कंक्लूड नहीं किया गया है तो सच पर्सन शैल इफ ही इज इन कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ द सेड पीरियड बी रिलीज ऑन बेल। ये उसका राइट बन जाता है कि फिर जो है जो आदमी कस्टडी में है तो उसको बेल पर छोड़ना पड़ेगा टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट की सेटिस्फैक्शन के अनुसार, अनलेस फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट्स। तो अगर मैजिस्ट्रेट इसके विरुद्ध जाता है इस सेक्शन के तो उसको स्पेशल कारण लिखने पड़ेंगे कि क्या कारण है। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर ये बात कहते हुए आगे क्या कहा कि मैजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट्स एज पर सेक्शन 436(6) ऑफ द कोड इफ एन एक्यूज्ड डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट इन ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ द बेल ऑन द डेट फिक्स्ड ऑन हिज सब्सिक्वेंट अपीयरेंस और अरेस्ट he shall not be kept in judicial custody for unreasonable period and in any case for more than period as opined under clause 2, 3 और 4 herein before as the case may be. Ordinarily, accused should be released on bail soon after his arrest or appearance before the court if he furnishes proper explanation for the non-appearance on the previous date with more surety, ensuring the appearance before the trial court, facilitating the disposal of the trial. However, court shall be at liberty to pass appropriate orders pertaining to the bail bonds, surety bonds and personal bonds submitted before the court, while enlarging the accused on bail on his failure to appear on the date fixed in accordance with law. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है, बहुत अच्छी अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी को मेरी समीशन ये रहेगी कि आप ज़रूर पढ़ें। 436(a) के ऊपर एक अथॉरिटी दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, प्रमोद कुमार सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर। अब जैसे ये 2005 के अंदर आई, ये सेक्शन इंसर्ट हुआ 2005 के अंदर, तो ये कहता है मैनी केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट एक्यूज प्रायर टू द ईयर 2005। अब कानून ही 2005 में बना और मुकदमे जो 2005 से पहले के चल रहे हैं। तो कहता है एक्यूज्ड इन जेल फॉर 10 years हेल्ड दैट एक्यूज्ड कैन नॉट बी रिलीज अंडर सेक्शन 436 CRPC एज दिस सेक्शन हैज़ नो रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। दो तरह से मतलब कानून लागू होता है, एक रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से और एक प्रोस्पेक्टिव तरीके से। तो ये जो है रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसलिए जो उस समय उसके ऊपर केस दर्ज थे उनके अंदर वो लाभ नहीं ले सकता। However, it was held that accused can be released in individual cases in case he applies for bail. तो इस प्रकार से ये 436, 436(a) और 437(6) के ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की मैंने जो अथॉरिटीज़ बताई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज़ हैं। अब जो है एक अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल जैसा मैंने बताया था कि कैन बी ग्रांटेड विदाउट नोटिस। इसमें ये बात भी है कि लोकल जुरिडिक्शन के लिए जो है ना कोर्ट ये नहीं कह सकती कि मान लिया कि एक आदमी केरला का यहाँ आया हुआ है और किसी कारण से ही कमिटेड द ऑफेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इज़ अरेस्टेड, तो मैजिस्ट्रेट और द पुलिस अथॉरिटीज़ कैन नॉट आस्क हिम कि वह लोकल जुरिडिक्शन से जो है श्योरिटी दी जाए, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर की अथॉरिटी है 1980 CLR पेज 27 और उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया इज़ 1, CRPC इज़ 1, CPC इज़ 1, नो वन इज़ हरियाणवी, पंजाबी, मलयाली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कोई महाराष्ट्रियन नहीं है, कोई हरियाणवी नहीं है, कोई पंजाब का रहने वाला नहीं है, एवरीवन इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसलिए श्योरिटी कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये बात ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर जी ने अपने जजमेंट में कही, जो 1980 CLR पेज 27 पृष्ठ पर दर्ज है। लेकिन इसके बाद एक दूसरी अथॉरिटी जिसको आजकल लोग कोट कर रहे हैं वो है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP। मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP में भी ये कहा कि लोकल जुरिडिक्शन से श्योरिटी ये कहकर नहीं मांगी जा सकती कि वो श्योरिटी दी जाए जिसकी प्रॉपर्टी इस लोकल जुरिडिक्शन में वाक़या हो, तो ये वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल है।
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आदमी पुलिस ने छोड़ दिया, ए पर्सन हु इज रिलीज्ड ऑन बेल बाय द पुलिस शुड सीक फ्रेश बेल फ्रॉम द कोर्ट। जब वो कोर्ट के सामने लाया जाता है ना, या आता है, तो कोर्ट से उसको फ्रेश बेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो पुलिस के सामने दी गई बेल थी। पुलिस ने किस बात की बेल ली थी कि वह जब हम बुलाएंगे तो आएगा, और जब वो चालान पेश कर रहे हैं तो उस आदमी को बुला रहे हैं, और जब उसको चालान कर उसको पेश कर रहे हैं तो मतलब देन उसको फ्रेश बेल लेनी पड़ेगी। तो ये अथॉरिटी है 1992 क्रिमिनल लॉ जनरल 1299 इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, हाजी मोहम्मद वसीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इसके खिलाफ अथॉरिटी मैं आपको बताता हूँ, मोनित मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये मैं मोनित मल्होत्रा की अथॉरिटी का साल और साइटेशन लिखना भूल गया, बाकी मोनित मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है। अगर किसी को इस बात के लिए जानकारी चाहिए तो वो मुझे मैसेज वगैरह कर सकता है। अब अगला है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविज़न फॉर अपील अगेंस्ट रेफ्यूज़ल टू ग्रांट बेल। अब जैसे 436 में ये तो कह दिया कि मैंडेटरी है, जज को ज़मानत देनी पड़ेगी, पुलिस को ज़मानत देनी पड़ेगी, लेकिन कई आदमी जानबूझ करके या कानून के इग्नोरेंस के कारण ज़मानत नहीं लेते। तो कहता है कि इसका कोई प्रोविज़न तो है नहीं अपील का, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने इस बात को टेकअप कर सकते हैं। और वो किस कानून के तहत कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था सेक्शन 439। तो सेक्शन 439 के तहत जो है ना, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी अप्रोच्ड। अब जो है एक अथॉरिटी मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 1978 क्रिमिनल लॉ जनरल 864 उड़ीसा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है, धर्मू नायक वर्सेज रविंद्र नाथ आचार्य। और इसके अंदर क्या कहा गया है कि इफ़ बेल इज रेफ्यूज्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 436, यदि बेल जो है कानून को तोड़ते हुए इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 436 इनकार कर दी, विल मेक द डिटेंशन इलीगल, तो ये डिटेंशन इलीगल होगी। एंड पुलिस ऑफिसर, मान लिया पुलिस ऑफिसर जमानत नहीं दे रहा और उसको अंदर रख रहा है, तो वो जो है कॉजिंग सच डिटेंशन में बी हेल्ड गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अंडर सेक्शन 342 IPC। तो इस आधार से आज के हमारे दोनों सेक्शन कंप्लीट होते हैं, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।